तो अगर बात करें मैथमेटिक्स की, सबसे पहला जो मॉड्यूल 1 है सेक्शन 1 का, तो हर एक चैप्टर को लेके चलेंगे। कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, एग्ज़ाम में हमें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पता है नॉलेज और प्रैक्टिस इनफ नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आपने मतलब एक नॉर्मल लेवल तक का आपने प्रैक्टिस किया है और नॉलेज है तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो पहली बात तो ये है कि जो हर एक क्वेश्चन में लगाना है मैथ्स के कि मतलब क्वेश्चन को ऐसा कठिन मत मानो। मैंने जैसे देखा है पेपर में सोचते हैं क्वेश्चन कठिन है, लेकिन क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, एक्चुअली वो ईजी होता है, हम समझ नहीं पाए भले ही। तो पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझो, ठीक है, भागो मत। कहीं कहीं पे हम लोग भाग जाते हैं, मतलब कि हमारे अंदर ये होता है ना कि जल्दी से बस आंसर मैच हो जाए, है ना, आंसर मैच हो जाए और हम अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाए। बट ऐसा ये एटीट्यूड सही नहीं रहता है। आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो, समझो क्या कहा जा रहा है, फिर देखो हमसे पूछा क्या जा रहा है। देखो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, फिर ये देखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। देखो इसकी मैं अभी हर एक चैप्टर को लेकर चलूँगी कि बट एक बेसिक पॉइंट यही है कि जैसे कि पूछा जा रहा है आपसे कि नाव की चाल बता दो, राइट, और धारा की चाल में तुमने टिक कर दिया, धारा की पूछा नाव पे टिक कर दिया। ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। या जैसे कि एवरेज के क्वेश्चंस में होता है तो उसमें पूछ लेते हैं प्रारंभ में छात्रों की संख्या कितनी थी, है ना, तो प्लस माइनस करना पड़ जाता है, वो जो भी डाटा दिया होता है। बट वही है ना कि ऑप्शन में वो भी दिया होगा जो आंसर जो सिली मिस्टेक है, और वो भी दिया होगा जो रियल आंसर है, बिकॉज एग्जामिनर को ही पता है। और पता है एग्ज़ाम तुमसे क्वांट सेक्शन हल करवाने का उसके पीछे मकसद यही है कि तुम कितना प्रेजेंट रहते हो मोमेंट में, तुम्हारा फोकस लेवल क्या है, तुम्हारा तुम कितनी देर तक जो है अपने आप को, जैसे कि तुम्हारे सामने 30 प्रॉब्लम्स है मैथ्स की, तो कितने बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। पूछा कुछ और जा रहा, निकाल कुछ और दिया, फिर कहते अरे सिली हो गई। अरे सिली विली नहीं, तुम्हारे अंदर कमी है, उसको सुधारो। ये सिली विली करके कब तक बैठे रहोगे, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा ना, है ना। तो पहला पॉइंट यही कि अच्छे से क्वेश्चन को समझो, कहा क्या जा रहा है, और ये देखो कि निकालना क्या है। ये बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स में पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है स्किप करना। जैसे कि कोई क्वेश्चन है नहीं अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई भी कुछ भी है, पहली बार में बस उसको एक बार, अगर तुम्हें लग रहा है कि इसमें टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा होगा, या फिर मुझे बहुत सही से ये नहीं अभी आ रहा, लगा लूँगी लेकिन अब बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस नहीं है, या फिर ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब कि टाइम टेकिंग हो सकता है, स्किप कर दो उसे और बाद में आकर के लगाना। ऐसे कोई दिक्कत नहीं, पता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पेपर का लेवल आप नहीं जानते हो कैसा होगा, मैं नहीं जानती कैसा होगा, बट इतना जानते हैं कि जैसा भी होगा हमें हेल्प तो करना ही है ना। तो जैसे कि पेपर हो सकता है भाई ऐसे क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन ऐसा हो जो उलझाने वाला हो बिल्कुल, तो हमें इसे स्किप कर देना है, तुरंत स्किप कर देना है। एक बार करो ट्राई, स्किप कर दो, और फिर उसके बाद में दोबारा जब बाकी क्वेश्चन लगा के टाइम बचेगा तब आना, वरना एक के चक्कर में तुम्हारे 2 छूट जाए ना, ये भी हो सकता है। और एक बात होती है कि जैसे कि कोई क्वेश्चन है तुमसे नहीं लगा, पहली बार तुमने लगाने की ट्राई किया और तुमसे नहीं लगा क्वेश्चन, स्किप कर दो उसे भी। क्यों? ये कभी कभी क्या होता है हम गलत डाटा पढ़ जाते हैं, भाई उसमें हमारी गलती नहीं है, हम इंसान ही हैं देन, तो हम गलत डाटा पढ़ जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है 4500, हमने उसको 5 को 8 पढ़ लिया, ऐसा मेरे साथ हो चुका है मॉक टेस्ट में, तो मैं बता रही हूँ। आपने 4500 को 4800 पढ़ लिया है, ठीक। अब हमारा तो आंसर आने से रहा और हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन जो चीज़ एक बार गलत पढ़ ली है फिर वही हो जाता है ना कि उसको बार बार हम गलत पढ़ते रहते हैं। बेहतर है उसको तुरंत स्किप कर दो। आंसर नहीं है, आंसर जो पूछा गया वो नहीं निकाल पाए हो, ये जो वही निकाला है तो आंसर नहीं मैच हो रहा, स्किप कर दो। और जब दोबारा में इसको आके पढ़ो तो डिफरेंट लैंग्वेज में पढ़ो। जैसे कि हिंदी में पेपर में अटैम्प्ट करती हूँ तो मैं हिंदी छोड़ के इंग्लिश में उसको देखूँगी क्वेश्चन को, तो ना हम ज़्यादा अटेंटिव, क्योंकि क्वेश्चन हमारे सामने नई फॉर्म में आया है ना, तो उसमें जो है गलतियाँ बाहर आ जाती हैं अपनी। ये बहुत ज़रूरी है, नॉलेज और प्रैक्टिस इनफ है इनफ, जितना जितना करना चाहिए उतना मैंने किया है 3 साल से, और कर ही क्या रही हूँ मैं। बट वही है ना कि आप छोटी मिस्टेक कर दोगे फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। अभी जैसे कि मैं बताती हूँ अपना, जैसे वही मैं पेपर निकालने पड़ेंगे, छोड़ो वो बात छोड़ो। तो मैंने 3 पॉइंट बताया ना, मैं समराइज़ करती हूँ ज़रा। पहला मैंने बताया कि क्वेश्चन को अच्छे से समझो क्या कहा जा रहा है, फिर ये देखो तो कोई तुम्हें निकालना क्या है, आखिर हमसे पूछा क्या जा रहा है। ये पहला पॉइंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेल्थ का ख्याल रखो। ऐसे मुझे भी जुकाम बना पड़ा है तो मैं बहुत परेशान हूँ इससे, मैं सो नहीं पाई रात भर। तो ये बहुत ज़रूरी कि हेल्थ का भी ख्याल रखो, थोड़ा धूप में बैठो, थोड़ा अच्छी चीज़ें खाओ। तुम ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओगे तो दिक्कत करेगा ना।
फिर पेपर हो जाए उसके बाद खा लेना, हफ्ते भर बीमार पड़े रहना, मुझे कोई मतलब मैं पर्सनली बताऊँ तो पेपर के बाद अगर महीने भर बीमार भी पड़े रहो तो क्या है, फिर उसके बाद सुनो, लेकिन पेपर अच्छा हो जाए उसके बाद। खैर, तो 3 पॉइंट मैंने क्या बताया। पहला पॉइंट तो मैंने ये बताया कि अच्छे से समझो क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमें निकालना क्या है वो समझो। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं लग पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उसको स्किप कर दो, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई क्वेश्चन तुमसे जो पूछा है कि वो तुमने निकालने की कोशिश की और आंसर नहीं मैच हो रहा है, तो भागो मत, उसको छोड़ दो वहीं पे और वापस आकर के जो है डिफरेंट लैंग्वेज में पढ़ना, उसको तुम सॉल्व कर लोगे। अपने माइंड में बसा लो, क्वेश्चन यार सभी जी होते हैं, कुछ कठिन नहीं होता है, तुमको लगे भले कि कठिन है बट कठिन नहीं है। एसएससी सीरियल में कठिन क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है ना, पूछा ही नहीं जाता है, कठिन तो आता ही नहीं है। 30 क्वेश्चन आएंगे ना, ये आज की बात नहीं, बहुत पहले से ही है। पहले 100 आते थे तो 80% क्वेश्चन वेरी इजी होते हैं, और 10% क्वेश्चन जो है इजी होते हैं और 10% क्वेश्चन मॉडरेट, यानी कि अभी के हिसाब से 24 वेरी इजी, 3 इजी और 3 मॉडरेट। कठिन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जिस लेवल का अगर तुमने ढंग से जैसे कि सिलेबस वबस किया है, प्रैक्टिस वगैरह की है, तो तुम्हारे लिए कुछ कठिन नहीं है 30 के क्वेश्चन। तो अपने माइंड में फालतू का ना डर मत बनाना, ठीक है। और ये भी नहीं है कि मतलब अब ईगो में आ गए, ईगो में आ जाना, ईगो में आना मतलब कि ईगो पे ले लेना किसी क्वेश्चन को गलत नहीं है, तब जब तुम्हारे पास टाइम बचा हो लास्ट में। जैसे मैंने स्किप करना है, कैसे कैसे ये सारी चीज़ें बताई, तो इसको ये सब अप्लाई करो, सब अप्लाई करो। और आखिर में तुम्हारे 10 मिनट बच रहे हैं, 2 क्वेश्चन है, तो ईगो पे लो ना उन्हें, किसने रोका है, खाली थोड़ी ना बैठेंगे, उसको ईगो पे लो, लगा डालो, हो जाएगा। ऐसा कुछ कठिन सा नहीं होता है। और तुक्के मत मारो, पता है कुछ लोग तुक्का वैसे नहीं मारते हैं कि जय माता दी करके तुक्का लगा दिया, नहीं, तुक्के मारने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। अच्छा ऐसे हो जाए तो ऐसा आ जाएगा, ऐसे मत करो, क्वेश्चन ईजी है, उसको तुम सॉल्व करो, सॉल्व कर लोगे। इसमें से ये घटा दे, उसमें इधर पूरा कर दे, स्पेशली ज्योमेट्री वगैरह में सब मत करो, ये सब बकवास चीज़ें हैं। कर सकते हो, जैसे कि ऑप्शन दे रखे हैं 168, 169, 180, हो सकता है, बट इसी पे डिपेंडेंट मत रहो। आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप लगा लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो बस यही चीज़ें थी। और इसी की बात करें ज्योमेट्री के, क्या आएगा ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन में, कुछ एंगल वैंगल वगैरह दे देंगे, कुछ इन सेंटर आउटर सेंटर, सॉरी आउटर सेंटर क्या होता है ये, मुझे याद नहीं आ रहा, परिकेंद्र से बोलते हैं। लंब के लिए सब दुनियादारी दे देंगे, समकोण त्रिभुज बना के दे देंगे, पाइथागोरस पे कुछ बना के दे देंगे दुनियादारी, गोला दे देंगे, उसके अंदर कुछ त्रिज्या व्यास ये सब। हाँ एक चीज़ याद रखना, व्यास और त्रिज्या में, व्यास को कभी कोई त्रिज्या हम पढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, गलती हो जाती है। फार्मूले अपने रिवाइज कर लिए हैं, पिरामिड है, प्रिज्म है, ये एक तो आएगा प्रिज्म या पिरामिड से। बस यही सब है, देख लेना क्या पूछा है, क्या निकालना है। स्लांट हाइट है कि स्लांट हाइट है या हाइट है, जो भी चीज़ें है, स्लांट इज है, इड्ज किनारा, ठीक है। बस ऐसे ही होता है और कुछ खास नहीं। मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो बेलन, शंकु और गोला है, के दे देंगे और क्या देंगे, उसी में कुछ दुनियादारी मचाएंगे, किसी के अंदर कुछ डाल देंगे, किसी के अंदर कुछ, ऐसा कुछ कर सकते हैं। अरे स्क्रीन जा रही थी। ट्रिग्नो में है, ट्रिग्नो और हाइट एंड डिस्टेंस 3 क्वेश्चन टोटल। तो हाइट डिस्टेंस का एक दे देंगे, इधर से कोई इधर साइड में होगा, कुछ उधर से में कोई पेड़ लटक रहा होगा, या तो कोई जहाज जा रहा होगा, या फिर सिंपल होगा। और झील वाला एक क्वेश्चन कठिन लगता है थोड़ा सा, हालांकि वो आता नहीं ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा डरो मत, आ गया तो अगर इस तरह के कंडीशन रखोगे अपनी, तो भैया कुछ भी आ सकता है। तो आ गया तो के चक्कर में फालतू में तुम डरते रहोगे, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। और कुछ मन में आ गया, जैसे मेरे मन में अभी झील वाला क्वेश्चन आ गया है, तो मैं एक बार देख जरूर लूँगी, ठीक है। ट्रिग्नो की बात करें तो ट्रिग्नो में भी कुछ खास नहीं, बस वही है, खुद दे देंगे इक्वेशन वगैरह बना के, उसमें कुछ दुनियादारी होगी, या फिर किसी की वैल्यू रखनी होगी, या फिर कुछ tan स्क्वायर 1 प्लस का tan स्क्वायर बराबर सेक ना, हाँ सेक बन रहा होगा, ऐसा कुछ दुनियादारी बनी हो, कुछ खास नहीं होगा। और या फिर वैल्यू पुटिंग वाला मुझे मैथड ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मैं सॉल्व कर लेती हूँ, हो जाता है। फार्मूला आप याद रखो अपने, वही सब। अरे एक फार्मूला होता है साइन ए, साइन 60 माइनस ए, साइन 60 प्लस ए, है ना, तो वो चीज़ें सब याद रखो और थोड़ा सा रिवाइज कर लो ट्रिग्नो के फार्मूले, ऐसा कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट किंग से। अच्छा अभी भी रिवीजन मेरा बाकी है, देखो पेपर के बचे हैं 2 दिन, मुझे अभी भी रिवीजन की ज़रूरत है, कोई बात नहीं। नंबर सिस्टम LCM SCF में कुछ खास नहीं, बस वही सब दुनियादारी है सिंपल सी, कहीं से फल निकालने को, कहीं कुछ, है ना, यही सब दुनियादारी पूछेंगे। या फिर ज़्यादातर वो किससे डिवाइड होगा वो पूछ लेते हैं। अलजेब्रा की बात करें तो 2 क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रा में, तो वही है, कहीं XQ प्लस XQ, कहीं XQ माइनस की, सब दुनियादारी पूछ लेगा, या इसी चीज़ को मॉडिफाई करके लिख देगा, बस और कुछ नहीं है। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हाँ फार्मूले अपने याद रखो, है ना, प्रश्न है, मानक विचलन है, कुछ भी पूछ सकता है,
सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो बस सिंप्लीफिकेशन में ये याद रखना कि इक्वेशन को लिख लेना कॉपी पे, उसके बाद हल करना। तुम ना अगर बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो तुम पक्का रॉन्ग आंसर पे पहुँचोगे। नाम है सिंप्लीफिकेशन, बड़ी कठिन लग हो जाता है। आप अच्छे से उसको पेपर पे लिख लो, उसके बाद में सॉल्व करने का ट्राई करो। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की बात करें प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की बात करें तो सिंपल ये भी होता है, बस वही सब कुछ दुनियादारी करेगा। तराजू ले आएगा, घटतौली कर देगा, कुछ बढ़ा के लिख देगा, घटा के लिख देगा, है ना, ये सब दुनियादारी करेगा। और परसेंटेज वैल्यू वगैरह याद रखो, जैसे कि वो सब सिंपल से याद ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भी वही सही है। ये याद रखना क्या हाफ अर्ली है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में याद रखना हाफ अर्ली है कि फुल अर्ली है और क्या क्या है ना, पूछा क्या है, बताना क्या है, ये सब चीज़ें। रेशियो प्रपोर्शन में क्या ही देंगे, सिंपल सा होता है। एज वगैरह भी सब सिंपल होता है। ध्यान रखना कि वर्तमान आयु पूछी है कि 10 साल पहले की आयु पूछी है, ये चीज़ें याद रखना अपनी। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में क्या ही देंगे, यही सब सिंपल चीज़ें ही होती हैं परसेंटेज में, है ना। और टाइम स्पीड डिस्टेंस और रेस की बात करें तो कहीं कहीं सर्कुलर पाथ पे घुमाएगा, कहीं कुछ घुमाएगा, कहीं चोर पुलिस का पीछा करेगी, यही सब होगा। एक क्वेश्चन आना है। टाइम एंड वर्क की बात करें, वही ज़्यादा टंकी और एक नल भर रहा है, दूसरा नल निकाल रहा है, यही सब दुनियादारी पूछेगा। 2 नल हैं, कहीं 3 नल है ना, यही सब चीज़ें हैं। या एक आदमी इतने में 2 आदमी, ऐसे करके वो कुछ पूछेगा, कठिन नहीं आता है। ध्यान देख के सर के लगाओगे हो जाएगा। और एक √(x)(y) वाला होता है फार्मूला, उस पर याद रखना। एवरेज की बात करें कुछ कठिन नहीं होता है। डेविएशन से मैं लगाती हूँ, तो डेविएशन को जो होता है ना, तो जैसे कि डेविएशन निकाला मैंने, तो जैसे कि कुछ 16वें नंबर का आदमी भाग गया है ग्रुप से, तो डेविएशन अगर जो भी आया है वो उतना वो लेके गया है, प्लस है तो प्लस लेके गया, माइनस है तो माइनस लेके गया, ये चीज़ होती है। और पूछा बचा कितना है ग्रुप में, तो बचा कितना है तो वो उसमें से माइनस करते जो भी डेविएशन आया है। अब वो डेविएशन प्लस में आया, माइनस में मुझे नहीं पता, बट जो भी आया उसको मैं माइनस करूँगी। अगर माइनस में आया है डेविएशन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में आया तो माइनस हो जाएगा, ऐसी चीज़ें होती है। प्रोबेबिलिटी है, क्या ही आएगा, सिंपल ही आएगा। बाकी अपना याद तो कर ही लिया है। हाँ, मुझे पता है मुझे थोड़ा सा रिवीजन चाहिए। ट्रिग्नो के फार्मूले हैं, प्रोबेबिलिटी, हम भटक जाते हैं। मैं वो 4 कार्ड होते हैं ना, मुझे नाम सही से याद नहीं रहा। एक हार्ट होता है और स्पेड होता है, कुछ मुझे नाम हिंदी में याद है, कुछ इंग्लिश में, थोड़ा सा गलत बात है, मैं ध्यान कर रही। तो बस यही था मैथमेटिक्स में। और अब रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अभी देखो मुझे मैथ करने में सिर्फ इसी टाइम पेपर चल रहा होगा, 9-19 हुआ है, देखो ध्यान देना, सब कर लोगे, 9-20 हो गया। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो देखो एक त्रिक बना के दे देता है, इसमें 3-3 होते हैं, जैसे कि 5, 12, 13 दे दिया, ऐसे करके कुछ ना कुछ दुनियादारी बना के 2 देगा। और फिर पूछेगा इनमें से कौन मतलब इसी से मैच करता है, या दे सकता है इनमें से कौन मैच नहीं करता है, ऐसा भी हो सकता है। इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लेना, ध्यान दे देना कि हर एक क्वेश्चन बहुत मैटर करता है ना। और रीजनिंग में मुझे बेस्ट लगता है एलिमिनेशन मेथड। आप ABCD लिख लो कॉपी पे, फिर जो ऑप्शन आपको लग रहा है ये हो ही नहीं सकता, उसको तुरंत काट दो। वरना आप एक बार तो डी को देखोगे, डी नहीं होगा, फिर कोई दूसरा लॉजिक डी में, मतलब जैसे 3 दे रखा है तो शुरू वाला नहीं लग रहा, जैसे 5 से 12 वाला लॉजिक नहीं लग रहा है डी में, लेकिन 12 से 13 वाला लॉजिक लग रहा है, तो इस तरह से फिर भटकते रहोगे। डी पहले ही काट दो, डी पे जाना ही नहीं, क्योंकि मैं पहले ही एलिमिनेट करती हूँ। रीजनिंग में मुझे अच्छा लगता है कि ABCD लिख के फिर उसको एलिमिनेशन लिख के अच्छे से करो, हो जाता है। ऑड वन आउट इसमें तो पक्का एलिमिनेशन लगाओ यार। पता है ऑड वन आउट फिगर वाला मेरा CHSL में आया था एक, और मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस स्क्रॉल करना पड़ता है ना हमें, और उसमें मैंने ABCD लिखा नहीं था, जिससे मेरा वो गलत हो गया, मेरे 4 मार्क्स चले गए। मुझे गम बहुत है इस बात का, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत कम है, बट ठीक है। और मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसा बोलूँगी कि इंसान गलतियों से सीखता है, तो यार वही गलती ही करते रह जाएंगे, सीखते रह जाएंगे, इतनी सीख लेके जाएंगे कहाँ फिर। चलिए, तो ऑड वन आउट की बात करें या ऑड वन आउट फिगर, तो इस हम दोनों में जो है ना आप लिख लो, उसके बाद में एलिमिनेट करो और फिर आराम से हो जाता है क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, जितने भी फिगर वाले हैं ना क्वेश्चन, ये सब में अच्छा रहता है ABCD लिख लेना। कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ी सी बातें बताती हूँ। कुछ जोड़ा होगा, कुछ घटाया होगा, कुछ गुणा करके जोड़ा होगा, गुणा में भी सीरीज चली होगी, जोड़ने में भी सीरीज चली होगी, या फिर सिर्फ गुणा में ही सीरीज चली हो, है ना, या फिर सिर्फ जोड़ने में ही सीरीज चली हो। स्क्वायर किया होगा, स्क्वायर करके वही संख्या जोड़ दी होगी, स्क्वायर करके एक मतलब कि एक पार्टिकुलर संख्या सब में जोड़ी होगी। क्यूब कर दिया होगा, कुछ हटा दिया होगा, क्यूब करके कुछ जोड़ दिया होगा,
और क्यूब करके एक माइनस वाली संख्या जोड़ दी हो, ऐसा कर सकते हैं, है ना, जो सीरीज़ करके देते हैं क्या कोडिंग कोडिंग वो। और वो जैसे दे देते हैं, जैसे कि दे देते हैं कि शिवांगी का कोड ये है ना, और तो फ्लावर का कोड बताओ, ऐसे करके दे सकते हैं। तो इस सब समय पर सिंपल वही है कि आप बस वहीं पे लेटर पे ना, लेटर का तुरंत लिख लो, जैसे कि एस का तुरंत बस लिखते जाओ, 19 ऐसे करके लिख लो पूरा। और फिर आप उसके बाद में लॉजिक लगाओ। अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट मत समझो कि नहीं मैं तो माइंड में ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप ऐसे नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा बहुत। आप उसको लिख लो और फिर देखो क्या किया, या तो उल्टा करके लिख दिया होगा, है ना, या फिर त्रिक बना दिया होगा, मतलब कि S से 19 है तो उसका 8 आएगा ना, तो उसको आखिरी में लिख दिया हो, या फिर 2 अंक बाद लिख दिया हो। यही सब दुनियादारी करता रहता है एग्जामिनर। या फिर ऐसा कर देता है कि कॉन्सोनेंट में अलग लॉजिक लगा दिया हो, वावल में अलग लॉजिक लगा दिया हो, वावल की उनकी प्लेस वैल्यू लिख दिया जाए, जैसे कि AIOU, तो इसमें U की प्लेस वैल्यू 5 लिख दे, ऐसा कर देता है। और जैसे कि 15 है तो 15 को जोड़ के 6 लिख दिया, है ना। तो ये सब चीज़ें करता है एग्जामिनर। बहुत कुछ खास नहीं होता है, बस आप एक बार लिख लो, आप उसके बाद में बहुत आराम से कर लोगे, बहुत आराम से। कोडिंग में ही एक और आता है, जैसे कि शिवांगी का कोड लिख दिया 50, फिर पूछ लिया फ्लावर का कोड बताओ, तो कैसे 50 आई है हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए सबकी प्लेस वैल्यू पहले लिख लो, फिर सबको जोड़ो, है ना। तो हो सकता है जोड़ने के बाद में कुछ किया हो, या फिर सबका उल्टा वाला जोड़ लो, 27 में से घटा के जोड़ने वाला होता है ना, 27 गुणे 8 करके फिर घटा के फिर आप जोड़ लो, मतलब फिर जोड़ा जाएगा ना। फिर उसमें देखो कुछ प्लस माइनस किया है क्या। ये सब दुनियादारी होती हैं और कुछ खास नहीं होता है, बस ध्यान दो, प्रेजेंट रहो, अवेयर रहो, हो जाएगा। बात करें एनोलॉजी की, सदस्यता, तो ये सिंपल होता है। जैसे कि कभी कभी इलॉजिकल भी पूछ लेता है, जैसे कि किसी देश की राजधानी दे दी, फिर एकदम अजीब से देश की राजधानी दे दी, तो भाई इतना नहीं आता है। हालांकि अपने दिमाग में ये मत बना लेना कि इतना नहीं आता है। जैसे कि पूछा कि भारत की राजधानी से दिल्ली है, तो युगांडा की राजधानी बताओ, हमें नहीं आता युगांडा की राजधानी, लेकिन हम ऑप्शन ज़रूर देखेंगे। हो सकता आसान सी राजधानियाँ दे रखी हूँ, है ना। जैसे कि एक जगह ढाका, ऑप्शन में ढाका लिख दिया हो, और कैनबरा लिख दिया हो, और मतलब ऐसे ही सिंपल राजधानियाँ लिख दी हो, देशों की इस्लामाबाद लिख दिया हो, और चौथा है बस एक अजीब सा लिख दिया हो जो कि युगांडा का है। तो ऑप्शन ज़रूर देख लेना, भागना नहीं है भाई, ऑप्शन देखो, हो सकता है ऑप्शन से हो जाए, हो सकता है अक्सर। अब हम तो जान जाएंगे कि भाई ढाका तो बांग्लादेश की है, और मैंने अभी क्या बोला, कैनबरा बोला था। कैनबरा मुझे नहीं पता कहाँ की है या है ही नहीं। अरे मेरे मन में था ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, बट ऑस्ट्रेलिया की राजधानी न जाने क्या है, जो कुछ भी है मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो वही है कि आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो चीज़ों को, है ना। जैसे नेपाल की रिद्धि काठमांडू, तो ऐसे ऑप्शन में काठमांडू है, इस्लामाबाद है, ढाका है, तो आप एलिमिनेट कर लोगे आसानी से। तो मतलब कहने का ये है कि भागो मत क्वेश्चन को देख के, आप एक बार ट्राई जरूर करो, क्योंकि हो सकता हो जाए, और नॉर्मली हो जाता है। हम बस भाग जाते हैं, हमें बहुत जल्दी होती है, ऐसा नहीं, थोड़ा रुको, है ना। अगला बात की डाटा सफिशिएंसी, तो ये बहुत ध्यान देने वाला होता है। इसमें स्टेटमेंट 1 को बहुत अच्छे से चेक करो, और इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखो कि पूछा क्या है हमसे, है ना। क्योंकि भाई मॉक में जो हम नॉर्मली देखते हैं तो उससे कुछ हट के पूछा हो, है ना। ज़रूर नहीं है कि F के बगल में कौन बैठा है हर बार यही पूछे, कुछ भी पूछ सकता है, सामने कौन बैठा है, ये सब दुनियादारी पूछ सकता है। तो पहले स्टेटमेंट 1 को अच्छे से हल करो, फिर स्टेटमेंट 2 को अच्छे से हल करो, फिर दोनों को मिला के अच्छे से हल करो। 3 बार आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप कर लोगे, आसान होता है। अगर दोनों से आ ही गया है, पहले से भी आ जा रहा है, दूसरे से भी आ जा रहा है, तो तीसरा हमें चेक करना ही नहीं पड़ेगा, तीसरा वाली कंडीशन, है ना। तो यही होता है डाटा सफिशिएंसी में। 2 क्वेश्चन आएंगे। ब्लड रिलेशन की बात करें तो बस यही है, बुआ के मुँह, मामा के भाभी, यही सब बता फूफा, यही तो दुनियादारी बनाते रहते हैं। देखो मेरे सामने एक तस्वीर है, उस तस्वीर में एक लड़का है, ये लड़का मेरी मम्मी के मामा के मामा के बहन के बेटे का भांजा है। बताओ ये लड़का कौन है, मैं बताऊंगी, मेरा भाई है, राइट। तो ये इस तरह से दुनियादारी मचाता है। आपने बस ध्यान देना है और कुछ नहीं, बस ध्यान से करो, हो जाएगा, आसानी होता है। ब्लड रिलेशन कुछ ऐसा हाय तौबा नहीं होता है। फिगर सीरीज़ या कंप्लीशन की बात करें तो इसमें ऐसा होता है, जैसे कि ये 4 फिगर दिए हैं तो 5वीं फिगर कौन सी आएगी, ऐसा पूछ लेता है। ऑप्शन एलिमिनेशन को बहुत अच्छे से यूज़ करो। या फिर यही होता है वैसे फिगर सीरीज़ में कि इसके बाद 4 दे दी, 5वीं कौन सी है, ऐसा इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लेना, वरना तो फिगर सीरीज और ऑड वन आउट वाले फिगर में कंफ्यूज हो सकते हो।
ठीक है। अब फिर ये है स्टेटमेंट इन्फ्रेंस है, स्टेटमेंट एंड कॉज है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, कॉज एंड इफेक्ट है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, बाकी सब ठीक है। साइन चेंज इसमें ये अच्छा रहता है। मैं पहले दूसरे तरीके से करती थी कि मैं साथ ही साथ में साइन चेंज करके लिखती थी, बट ऐसा था ही नहीं होता है, इतना उतना इफेक्टिव नहीं होता। आप पहले पूरा लिख लो, जैसे कि लिख रखा है 59/9 गुणा 4 + 3, ऐसे कुछ दे रखा है। फिर उसके बाद में जैसे कि ऊपर दे रखा है कि प्लस का मतलब है गुणा, भाग का मतलब है प्लस, ऐसा करके दे रखा है। तो आप पहले सब लिख लो संख्याएं। फिर देखो 59 और 9 के बीच में था भाग, तो ऊपर क्या दे रखा है, मुझे भाग का क्या मतलब है गुणा, तो तब वहाँ पे गुणा लगा दो। एक बार अच्छे से ऐसे करके स्टेटमेंट लिख लो अपनी कॉपी पे, फिर हल करो। तो ये ना इसमें खिचड़ी नहीं बनती है, वरना फिर तुम कुछ गलत कर दोगे और फिर आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा, या तो आंसर आएगा नहीं, परेशान हो जाओगे। तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा रहता है। तुमको लगेगा 5 सेकंड ज़्यादा ले लिया, बट ओके, आपका सही होना चाहिए, मैटर वो करता है। 50 मिनट में पेपर हल करके फिर 10 मिनट क्या करोगे, है ना। आराम से हल करो, जितना हल हो। एटलीस्ट ये तो कह सकते कि मैंने अपने बेस्ट तरीके से हल किया है, और मतलब गलती होने के चांसेस ना के बराबर हैं, ऐसा हो सके तुम्हारे साथ। ये तुम इतना कर डालोगे तो भी हो सकता हो जाए गलती, राइट। तो ये हो गया साइन चेंज। फिर आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये क्या होता है, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा। साइन चेंज तो ये हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन आई गेस मतलब कि अब वो जैसे दे देते हैं कि A एंड B का अर्थ है, नहीं ऐसे तो ब्लड रिलेशन होता है। मैथमेटिकल ऑप्शन मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या है। चलिए कोई नहीं। लेटर मीनिंगफुल अरेंजमेंट, जैसे कि दे देखा S की वैल्यू 1 है ना, H की वैल्यू 2 है, या I की वैल्यू 4 है, ऐसे करके दे देगा। फिर पूछेगा इससे एक अच्छा सेंटेंस, इससे क्या वर्ड बन सकता है। तो कुछ नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान दो, आप कर लोगे इसको। पहले तो एक बार वर्ड्स पे ध्यान दो, फिर ऑप्शंस पे ध्यान दो, और हो सकता कुछ ना दिमाग में है तो चारों ऑप्शन चेक कर लो, है ना। कुछ ऐसा खास नहीं होता है। लेटर सीरीज़ की बात करें तो ये मुझे लग रहा है मैंने कोडिंग में ही बता दिया था, लेटर सीरीज़ की कैसे लेटर आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्यूब स्क्वायर, यही दुनियादारी हो रही है। लेटर सीरीज़ है, ऐसे नंबर्स का भी कर देते हैं, है ना, वो ट्रिक बना के दे देते हैं। आप ये याद रखना कि निम्न में से कौन संबंधित है, संबंधित नहीं है, इस तरह का एक क्वेश्चन सीरीज प्रीलिम्स में देखा गया था, तो आप ध्यान रखना। फिर एम्बेडेड फिगर है, आसान होता है, बट CHSL जो मेंस था ना उसमें थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया था, अच्छा था। तो ऐसे मतलब ध्यान देना कि पूछ क्या रहा है, थोड़ा ध्यान इंस्ट्रक्शंस पे बहुत ध्यान देना। सिलोलॉजिज्म को मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वाटर मिरर या वाटर इमेज जो होता है उसमें भी ऑप्शन एलिमिनेशन फॉलो करो, ABCD लिख के अच्छे से हो जाएगा। पेपर कटिंग फोल्डिंग आराम से हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन यूज़ करना। फिगर एनोलॉजी है, आराम से हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ध्यान से करने वाला होता है ना। और अगर 2 कंडीशंस हैं, जैसे कि A और F बगल बगल बैठे हैं, तो आप दोनों कंडीशन बना लो कि दाएं बैठ सकता है, बाएं बैठ सकता है, दोनों कंडीशन बना लो। और थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इट्स ओके। अगर शुरुआत नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा स्किप कर दो, लास्ट में आके लगाना, आराम से हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ऑर्डर रैंकिंग है, कोई नहीं, आसान से हो जाएगा। देख लेना कि पूछ क्या रहा है, क्योंकि होता नहीं है कि हमेशा नहीं, हर बार यही पूछे कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। कभी कभी पूछ लेता है रीमा और सीमा के बीच में कितनी लड़कियां हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। इनइक्वालिटी आराम से हो जाएगा, सिंपल चैप्टर है। तो ये हो गया रीजनिंग का भी, है ना। अब मैं सोच रही हूँ कि अगला वीडियो बनाऊँ मैं इंग्लिश का ही बताऊँगी, GK का ही बताऊँगी, कंप्यूटर का ही बताऊँगी, और मैं टाइपिंग का भी बताऊँगी। मुझे थोड़ा सा थका लग रहा है अभी, चलो ट्राई करते हैं। इंग्लिश का बात करें, ग्रामर से शुरू करें। वोकैबुलरी से बताती हूँ मैं। जैसे कि ईडियम फ्रेजेस हैं, तो ईडियम फ्रेजेस कभी कभी नए पूछ लेता है, घबराओ मत, समझो, पढ़ो। और ये या तो कि लिटरल मीनिंग नहीं होता है नॉर्मली। इस मेरे एक CHSL प्रीलिम्स में आया था ईडियम, लेकिन उस ईडियम का एकदम लिटरल मीनिंग ही दिया था, तो मैंने उसे स्किप कर दिया था। मेरे उसमें 45.5 आए थे 50 में। हाँ नहीं, 45.5 नहीं थे शायद, कि 45.5 नहीं, 45.5 तो CGL में आए हैं इस बार। उसमें मेरे शायद 43 नंबर थे, 43 से 2 एरर वाले गलत थे और एक मैंने स्किप कर दिया था। तो ये था। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली जो है ना वो लिटरल मीनिंग नहीं होता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, इतना तो आता ही है कि हम इतना दिमाग लगा सके। और बहुत ज़्यादा अगर ऐसे क्लोज सा ऑप्शन तो इट्स ओके, छोड़ दो। ये सब चीज़ें कॉम्पिटिशन का पार्ट ही नहीं रह जाती, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, एक्सट्रीम लेवल का कॉम्प्लेक्सिटी जिसमें होता है ना, थोड़ा सा इरिलेवेंट कह सकते हो। हालांकि ऐसा कुछ पूछता नहीं है सस्सी, आप अपने दिमाग में फोबिया मत लिख करके जाओ कि नहीं कठिन हो सकता है। नहीं, आप एक बार सारे ऑप्शंस को पढ़ना, आपको समझ में आएगा तो आप उसको जरूर अटैम्प्ट करना, राइट।
2 ऑप्शन में भी अगर हो पा रहा है तो थोड़ा सा ट्राई करना, थोड़ा और तुक्का मत लगा के भागना, तुक्का मत लगाना। तुम लास्ट में आकर के देखिए सेक्शन 2 में हमारे पास टाइम रहता है, तो आप लास्ट में आकर के लगाना, लेकिन तुक्का मत लगाना। तुक्का लगाना बहुत कि बस जल्दी लगा के भाग जाएंगे, फिर देखने में तो लगता है कि हाय सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, लेकिन ये भी तो देखो ना कितने तुमने तुक्के लगाए, कितने तुमने सही से अटैम्प्ट किया नहीं। तो ये हो गया इडियम फ्रेजेस 2 आएंगे, और नॉर्मली जो पढ़ रखे इतने दिन से ही कर पढ़े इतने सारे, तो उसमें से भी आ जाएगा। थोड़ा ध्यान देना, और हाँ चारों ऑप्शन पढ़ जरूर लेना, क्योंकि तुम्हें हो सकता है लगे ऑप्शन ये, लेकिन हो सकता है ऑप्शन सी ज़्यादा रिलेवेंट हो रहा है, तो सारे ऑप्शन को पढ़ लेना। अच्छा, रिलेवेंट की स्पेलिंग भी बहुत पूछ लेता है, RELEVANT होता है। देखो हमें ऐसे तो आती है स्पेलिंग, जब हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए होते हैं ना, जिसमें ANT किसी ENT लगा होगा, तब कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लो, अगर करना चाहो कर लो, वैसे ठीक रहेगा। तो ऐसा हो जाएगा इडियम फ्रेजेस। फिर बात करें OWS की, तो इसमें भी बस ये नॉर्मल, बट हाँ चारों ऑप्शन ज़रूर पढ़ लेना, वरना फिर मतलब कि हो सकता है कोई दूसरा ऑप्शन मैंने A पढ़ के आंसर लगा दिया, बट हो सकता है D ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो, राइट। तो इस सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। स्पेलिंग से तो लिख के एक बार देख लो और स्किप कर दो, अगर तुमसे पहले अटैम्प्ट में नहीं हो पा रहा तो स्किप कर दो, बाद में आकर देखो कि हो सकता है बाद तक ध्यान आ जाए, ऐसा हो जाता है स्पेलिंग्स में। एंटोनिम्स है, सिनोनिम से तो भाई इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना कि सिनोनिम पूछा है या एंटोनिम पूछा है, गलत मत करके आना, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, राइट। और देखिए पिछली बार 2 एंटोनिम और 1 सिनोनिम पूछा है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर पढ़ते नहीं और ऑप्शन में सिनोनिम एंटोनिम दोनों दे देता है। ध्यान देना भाई, इतना पढ़ के गए हो तो अब ये सब छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है। होमोनिम से तो ये भी बस अभी मैंने आर्यन से पढ़ा है, और रानी मैम की एक PDF वो भी की है, नॉर्मली मुझे आता है, थोड़ा सा और रिवाइज़ कर लूँगी आर्यन का। तो ये हो गया वोकैबुलरी, ढंग से पढ़ना हर क्वेश्चन को, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना और चारों ऑप्शन पढ़ लेना, एलिमिनेट करना और आगे बढ़ जाना, हो जाएगा। तुक्का मत लगाना, भले थोड़ा सा टाइम लग जाए या बहुत ज़्यादा है तो ट्राई करना, हो जाएगा। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, ऐसा नहीं है कि छोड़ना पड़ेगा, ध्यान देना और बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, बार बार, इसमें टाइम होता है। जैसे कि इडियम में नहीं हो पा रहा है एक कोई इडियम में, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और दिमाग लगाओ, तुक्का मत लगाओ। फिर लास्ट तक सुनिए, फिर देखो जब 1 मिनट बच्चा है तब तुम्हारा मन हो तो, अब नहीं फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो जैसा मन करे वैसा करो उस मोमेंट पे, वरना फिर उसको बार पढ़ो, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, थोड़ा तो हो सकता है तुम कुछ अच्छा निकाल सको उससे ना। लेकिन ये सब लास्ट में करना है, सारा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद सेकंड सेक्शन का, राइट। ये नहीं पढ़ा हुआ है और लगे इसमें, राइट। तो अब बात करें ग्रामर की बात करें तो बस क्या है, फार्मूले वगैरह सब, फार्मूले बोल रही हूँ, कॉन्सेप्ट्स वगैरह आपकी क्लियर है, आराम से हो जाएगा। घबराओ मत, हर एक पार्ट को अच्छे से पढ़ो, समझो, और तुक्का लगा के मतलब फीलिंग आ रही है कि ये गलत है पार्ट, ऐसा मत करो, लॉजिक के साथ में करो, तुमने पढ़ रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत की है, प्रैक्टिस वगैरह सब किया है, आराम से कर लोगे, राइट। हाँ, बात आती है वॉइस और नरेशन की, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हम इंस्ट्रक्शन तो पढ़ना नहीं है, वॉइस का नरेशन का वॉइस हो जाता है। तो भैया ध्यान दो कि क्या पूछा है, राइट। जैसे कि वॉइस है तो उसमें आपका टेंस नहीं चेंज होता है, और नरेशन में टेंस चेंज होता है, और ऑप्शन में नरेशन और वॉइस दोनों। ये बच्चों में आदत हो गई ना कि बस वो वर्ब की फॉर्म देखते हैं और उसी से ऑप्शन मार्क करके भाग आते हैं। तो भाई इसमें ध्यान देना कि नरेशन पूछा है कि वॉइस पूछा है, ढंग से लगा लेना, कि मेरा वॉइस नरेशन बहुत गलत हो गया है, वॉइस में नरेशन में वॉइस कर दिया है, तो ध्यान दे लेना। ऑप्शन एलिमिनेट इसमें भी कर सकते हो, बहुत आराम से हो जाएगा। और फिर इन द ब्लैंक से बाकी हो जाएगा आराम से। अच्छा, क्लोज टेस्ट है, PQRS और पैसेज कॉम्प्रिहेंशन है। देखो पूरा पेपर जैसे कि इंग्लिश का बाकी अटैम्प्ट कर लिया, राइट, कॉम्प्रिहेंशन एरिया छोड़ के, उसके बाद में क्या करो, ये GS अटैम्प्ट कर डालो, उसके बाद में आकर के फिर पैसेज है, PQRS से क्लोज टेस्ट ये अटैम्प्ट करो, क्योंकि बार बार अच्छे से पढ़ लो, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ज़रूरी है पढ़ना, राइट। जैसे क्लोज टेस्ट है तो बहुत ज़्यादा क्लोज ऑप्शन भी दे देता है कभी कभी, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से करो। और बाकी कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का आप कन्फ्यूजन मिटा के जाओ। अभी मैंने कई सारे कुछ लेक्चर्स वगैरह किए हैं, थोड़ा सा रिवाइज वगैरह देखो हो पाएगा, बाकी किया तो है वैसे, बस वही है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, कि और थोड़ा और, लेकिन ऐसा टेंशन मतलब आराम से करने की कोशिश करना, हो जाएगा। कुछ क्लोज टेस्ट है तो पहले क्लोज टेस्ट पूरा ढंग से पढ़ डालो, तुम्हें कोई मीनिंग नहीं आ रहा तब भी कोई बात नहीं, उसको आहिस्ता थोड़ा पढ़ो, बहुत स्पीड में नहीं, स्किम नहीं करना है। बैंकिंग का एग्जाम नहीं है जिसमें हमें स्किमिंग करनी है, हमारा एग्जाम में मतलब हर टाइम होता है इंग्लिश सेक्शन के लिए कि हम उसको अच्छे से पढ़ सकें, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्लोज टेस्ट को समझेंगे, उसके बाद ही जो है लगाएंगे। PQRS है, PQRS से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़ा भी होता है, तो आप लिंक तो ढूंढना है, लेकिन सबसे पहला काम मुझे ऐसा लगता है सही रहता है कि आप हर एक सेंटेंस को जो अलग अलग दे रखा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, समझो कह क्या रहा है ये सेंटेंस। आप जो अंडरस्टैंडिंग एक बार डेवलप होगी ना तो लिंक करना बहुत ईजी हो जाता है, राइट।
ऐसे पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन की बात करूँ तो मेरा इसमें ये रहता है कि मैं पहले क्वेश्चन पढ़ती हूँ, क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शन वगैरह पढ़ लिया, तो मुझे एक आइडिया लग जाता है कि पैसेज क्या बात कर रहा है। फिर उसके बाद में पढ़ो, और पढ़ते टाइम बहुत आराम से पढ़ो। हर एक पैसेज, जैसे कि एक पैसेज दे रखा है तो उसमें छोटे छोटे पैराग्राफ होंगे, तो उनका एक क्रुक्स निकाल के अपने पास रखो कि हाँ ये होगा वो होगा, तो आसानी से होता है। और हाँ, एक गलती मैंने हुई थी मॉक में कि मैं डेटा को गलत पढ़ गई थी। एक क्वेश्चन था मॉक में मिला था, टेक्स्ट बुक के मॉक में शायद था, डाटा गलत नहीं पढ़ने से कि ये वाला इस सन में किया वो इस सन में, तो क्योंकि कभी कभी देते ना कि कौन सी घटना किसके बाद हुई, ये अरेंज करो, ऐसा दे एक क्वेश्चन CHSL में आया था ना, चूँकि तो पेपर में भी ऐसा फिर से देखने को मिल सकता है, मॉक में मिला भी था। तो ध्यान देना है कि गलत डाटा नहीं पढ़ना है, डिजिट वगैरह, जैसे कि 5 को 8 पढ़ गए है ना, 3 को 8 पढ़ गए, ऐसा नहीं, ठीक है, ध्यान देना, हो जाएगा। बस यही था इंग्लिश में। और क्या है, बस ढंग से पढ़ो, ये कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को ऐसा स्किप मत करो, बिकॉज हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है। अब आखिरी में आता है GS सेक्शन, राइट। तो GS में मैं सच बताऊँ तो अभी तक मैंने क्या किया है, करंट मैंने क्लासेस की हैं RWA पे, सारी क्लासेस नहीं हुई हैं, मैं उसको हालांकि दोबारा भी पूरा कर डालूंगी, ऐसा नहीं है। स्टैटिक GK की बात करूँ तो मैं बहुत अच्छा नहीं, मतलब पहले का ये भी मतलब इधर साइड में नहीं किया, बाकी पहले मैंने RWA की बुक है, पिनाकल है, और वीडियोस वगैरह कई सारी चीज़ों से मैंने करने की कोशिश की है स्टार्टिंग। बायोलॉजी का अभी मैं रिवीजन की बात करूँ तो रिवीजन में मैंने बायोलॉजी परमार SSC पे कर लिया है, और पॉलिटी भी हो गया है परमार SSC पे, हिस्ट्री भी कर लिया है, हिस्ट्री का उन्होंने वो कराया है ना सिर्फ मॉडर्न वाला, तो वो कर लिया। बाकी वो करियर विल पे जो 3 घंटे का क्लास दिया वो कर लिया हिस्ट्री के लिए। ज्योग्राफी है, अच्छा मैं क्या बता रही हूँ, मैं क्या ये पॉइंट बता रही हूँ, मैं क्या, सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो कहने का मतलब ये है कि GS में आप ऐसे भागना नहीं है, इसमें भी आपको हर एक ऑप्शन पढ़ना है। देखो एक क्वेश्चन था महानलोबिस से रिलेटेड, अब महानलोबिस के बारे में इतना तुम जानते हैं कि हाँ भाई ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल उन्होंने तैयार किया था, और बढ़िया इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे। अब हमने देखा क्वेश्चन महानलोबिस वाला, हमने कहा अब इनकी जीनी थोड़ा पढ़ के आए, 4 ऑप्शन दिए, ये हमको आते नहीं, हम बढ़ गए आगे। लेकिन कितना इजी क्वेश्चन था पता है, उस पर चौथा ऑप्शन दे रखा था कि इनका जन्म हुआ था 1969 में। अब खुद सोचो 56 में दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, उसमें आदमी आके मॉडल दे रहा है, तो क्या उसका 1969 में ही जन्म हो सकता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन दे देता है, लेकिन बस वही है ना कि हमें बहुत जल्दी होती है, या फिर हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम कर पाएंगे। ये सब चीज़ें को साइड में रखो, जितना पढ़ो इनफ पढ़ो, ऐसा नहीं है। और कोई भी जाकर कोई भी वहाँ पे PhD करके नहीं आया किसी सब्जेक्ट में, है ना, तो आराम से उसको ढंग से पढ़ो, हर एक ऑप्शन को पढ़ो, समझो। जैसे कि निट्टो वाला टेक्निक्स वगैरह सर ने एक वीडियो डाला है 1 घंटे का अभी रिवाइज के सेक्शन रिवीजन की तरह, तो वो कर लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और बहुत ढंग से करो। जैसे कि बोलते हैं कि एक्सट्रीम लेवल का कोई मतलब कि यूज़ किया है वर्ड, तो वो गलत ही होता है, लेकिन लॉजिक पहले लगाओ, अंडरस्टैंडिंग पहले डेवलप करो, उसके बाद में एक्सट्रीम वर्ड और ये सब पे आओ। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ चीज़ जैसे कि बाइंडिंग वाला है तो संविधान में कहते हैं कुछ भी बाइंडिंग नहीं है, ऑब्वियसली कुछ भी बाइंडिंग नहीं है, नॉर्मली कुछ भी बाइंडिंग नहीं है। लेकिन जैसे कि आर्टिकल 141 है ना, तो वो बाइंड करता है, जैसे कि सर ने पढ़ाया था अपनी पॉलिटी क्लास में, परमार सर ने। तो आपको ऐसा नहीं कि बस आपको पहली बेसिक चीज़ें नॉलेज होना, नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में बाकी चीज़ें आती है ना। तो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले, उसके बाद में ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ढंग से करो, ऐसा कुछ हाय तौबा नहीं आएगा। और बायोलॉजी में भी ये ऐसी है। और ये ध्यान रखो कि कथन सही है, कथन कौन सा सही नहीं, ये सब चीज़ें ध्यान रखो। और भागो मत, आराम से करो, हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं होता है ना। तो बस यही सब चीज़ें हैं हमारा। अभी सच बताऊँ तो फिजिक्स बाकी है। अच्छा 2 से 3 क्वेश्चन है फिजिक्स में, मैंने केमिस्ट्री कर ली बट मैंने फिजिक्स छोड़ दी, हाय ऐसे कैसे। मैं फिजिक्स कर डालूंगी। फिजिक्स मेरा बच्चा है, स्टैटिक तो मैं अभी क्या ही, फिजिक्स और करंट अफेयर ये दोनों चीज़ें मैं कर लूँगी, और कुछ बहुत भारी सा नहीं है, बस ये दोनों मैं कर ज़रूर लूँगी। और बस यही तो करना। और बाकी कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में भी आप भागो मत, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, एलिमिनेट करो, और हो जाएगा, ऐसा कुछ कठिन नहीं है। अच्छा बात करूँ टाइपिंग की, देखो वैसे तो टाइपिंग मैं अपने लिए बताऊँ तो जैसे कि मैंने CHSL की टाइपिंग दी, इसमें 35 मांगता है, मैंने कर लिया था। और कीबोर्ड भी पत्थर था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा टाइपिंग करके जाऊँगी पेपर में, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखो कि एक लाइन दोबारा ना टाइप कर देना, ये बहुत ज़रूरी है, वरना तुम मतलब बहुत गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो कोई लाइन दोबारा नहीं टाइप कर देनी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक लाइन ढंग से पढ़नी है और ढंग से करते जाना है। और ये नहीं कि शब्द पढ़ के फिर टाइप कर रहे हैं ना, हम लेटर पढ़ के टाइप करते हैं, और दूसरी लाइन पे जब मूव करते हैं तो हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि हमने क्या किया है। हालांकि इतना हो जाता है, हम लोग ध्यान दे पाते हैं, बस यही है। और क्या है, और क्या बताऊँ, और हो तो गया सब, बचा ये है मेरे लिए कि मुझे क्वांट में थोड़ा सा फार्मूला वगैरह देखने हैं, रिवाइज़ करने हैं। और
रीजनिंग का भी जो वो नया वाला चैप्टर जुड़े हैं ना 4 ठोरे, तो उनका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को एक बार देख लेना है। इंग्लिश की बात करूँ तो मुझे थोड़ा सा होमोनिम्स वगैरह स्पेलिंग्स देख लेनी है। जीएस में मेरा फिजिक्स और ये क्या हो गया, जीएस में मुझे फिजिक्स और करंट अफेयर देख लेना है। और कंप्यूटर में थोड़ा सा एमसीक्यू वगैरह देख लूँगी हल्का फुल्का थोड़ा, और वीआरवी वाले थोड़ा सा देख लूँगी, और टाइपिंग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लूँगी। तो इतना बचा है। और बाकी फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, फोमो, उसको थोड़ा दूर ही रखना है, पैनिक नहीं होना है, आराम से पेपर करना है, आराम से पेपर करना है। और बीच में कहीं पे अजीब सा लगने लगे, अगर हो जाए, मेरे साथ हालांकि ऐसा आज तो नहीं हुआ, बहुत से जगह हो जाता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है नॉर्मली, बट फिर भी तो आप थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 सेकंड जाएंगे डीप ब्रीथिंग में, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पानी की बोतल साथ में ले जाऊँगी हमेशा की तरह, है ना। और सेक्शन 1 कंप्लीट होने के बाद में मैं एक बार पानी पी लेती हूँ थोड़ा, उसके बाद में सेक्शन 2 अटेंड करती हूँ। और अगर हो सके छुपा के तो थोड़ा बहुत मतलब कि जैसे कि चॉकलेट कुछ लोग ले जाते हैं, और वो ठंडी ठंडी गोलियाँ सफ़ेद सफ़ेद, हो पाए तो 1-2 गोली रख लो, ऐसा कोई अलाउ शायद नहीं होता है, पता नहीं। तो बस यही कि पानी की बॉटल ले जाना है, और एकदम शांति से बैठना, कपड़े कंफर्टेबल पहनने हैं, और जैसे मतलब कि अच्छा लग पाए बहुत ढंग से अटैम्प्ट करना। और हाँ, पेन जो देते हैं ना वो लोग, उसको एक बार चेक कर लेना कि पेन सही है कि नहीं है ना। और हॉल में जाने से पहले ही वॉशरूम चले जाना है, राइट। और पेपर जब शुरू हुआ है ना पेपर सेक्शन 1, तो तुरंत पानी नहीं पीना है, वरना तुम्हें बीच में प्रॉब्लम हो सकता है। सेक्शन 2 अटैम्प्ट करने के, और सेक्शन 1 सबमिट हो गया ना, अपने आप हो जाता है, फिर आप 1 घूंट पानी पी सकते हो, बस 1 ही घूंट पीना, क्योंकि उसके बाद में वो बहुत देर बैठना पड़ेगा। तो 1 घंटा तो सेक्शन 2 चलेगा, फिर 15 मिनट आपका कंप्यूटर चलेगा, फिर उसके बाद ही बैठा ले रखते हैं, है ना। तो 1 ही घूंट पानी पीना है, ये मेरा कहने का मतलब था, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको कुछ समस्या ना लगे। और अभी जो भी टाइम बचा है उसमें खान पान पर अपना थोड़ा ध्यान देना है कि उल्टा सीधा नहीं खाना है। और उल्टा सीधा वैसे मैं खाती नहीं हूँ, बट हो जाता है जैसे कि भाई लोग घर पे आते हैं तो उन लोगों का ये खा लो वो खा लो ऐसा हो जाता है। लेकिन आपने खुद को कंट्रोल करना है कि हाँ चीज़ें अभी पेपर हो जाए उसके बाद खा लेना, क्या प्रॉब्लम है पेपर के बाद अगर 1 हफ्ता बीमार भी रह रहा है। तो बस यही सब था, एंड करती हूँ इसको। और इस रिकॉर्डिंग को मैं एक बार फिर से सुन लूँगी पेपर देने पहले, राइट। सो हाँ, यहाँ पे से पूरा डन हो गया है, मैंने सब कुछ बता दिया है नॉर्मली, और बस सब कुछ बता तो दिया, कुछ रहा नहीं है। सो हेयर कुछ रह तो नहीं गया, नहीं, ठीक है। तो मैं एंड करती हूँ, बहुत देर से बोल रही चुकी। सो आई एंड इट हेयर, यस एंड इट, एंड हो गया।